लेकिन गाँव में रहने वाला एक ग्रामीण मजदूर या किसान ये चाहता है कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए। इनका एक विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी अपनी मेहनत के बलबूते पर अगर प्रशासनिक अधिकारी बनता है तो मैं ये कहती हूँ इनकी पीढ़ियां सुधर गई। हमारे एस्पिरेंट जितने भी होते हैं वो गांव से आते हैं और वो आकर लाखों रुपए की फीस देना चैलेंजिंग हो जाता है। क्या किसी एस्पिरेंट को एकेडमी ज्वाइन करनी ही है तभी सिलेक्शन होगा? अगर मन में सपने नहीं होते तो आज हम चांद पर नहीं होते। आयोग किसी एस्पिरेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो कैसा होना चाहिए? तो मैंने प्रशांत से कहा कि प्रशांत आप जोर से पढ़िए। तो झिझकते उसने जब देखा तो संकोच किया। उसने जोर से पढ़ा, उप जिलाध्यक्ष प्रशांत उइके। तो ही वाज शिवरिंग एट दैट टाइम। सभी ने देखा है कि कलेक्टर गाड़ी से उतरा, काफिला चल रहा है, 3-3 4-4 गाड़ियां चल रही है। गवर्नमेंट ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है? पीटीसी क्या है, कैसे हेल्प करता है वो एस्पिरेंट्स को? हर एस्पिरेंट चाहता है कि वो सीधे डिप्टी कलेक्टर बने, डीएसपी बने। क्यों एस्पिरेंट दूसरे करियर ऑप्शन को छोड़कर पीएससी या सिविल सर्विसेज चूज करते हैं? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए गूगल फॉर्म की लिंक को रखा है। जाइए, उस लिंक को फिल कीजिए। उस लिंक को फिल करने से आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। आपको मिल सकती है वहां से एमपीपीएससी से रिलेटेड फ्री कैरियर काउंसलिंग। उसका फायदा उठाइए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। आपके जो भी सवाल है उस फॉर्म में आखिरी में सजेशन या कमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप आपके सवाल भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो दिस वीडियो इज पावर्ड बाय जीएस स्टडी कैफे, जहां आपको मिलता है लाइब्रेरी से बेहतर माहौल आपकी बेहतर पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एवरीवन, इंडियन एस्पिरेंट शो के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे पास कई सारे रिक्वेस्ट थी कि आप अलका भार्गव मैम के साथ में भी एक पॉडकास्ट करिए। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू कि जब मैंने सोचा था कि मैं एक दिन अलका मैम के साथ में भी पॉडकास्ट करूँगा। पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूँगा इस पॉडकास्ट को आप एंड तक ज़रूर देखिए और हर उस एस्पिरेंट के साथ शेयर कीजिए जिसको अपनी प्रिपरेशन लाइफ में कहीं ना कहीं मदद या हेल्प की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। टुडे वी हैव अ वंडरफुल सुपर वुमेन विद अस, मिस अलका भार्गव। मैम, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो पे। थैंक यू आशीष, मुझे बहुत खुशी होगी आज आपसे बात करके। और मेरी बातचीत यदि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मददगार होगी तो मुझे खुशी दुगनी हो जाएगी। थैंक यू मैम। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब से ये डिसाइड हुआ है कि आपके साथ पॉडकास्ट करना है तो हमारी एनर्जी और ज़्यादा पंप इन हो चुकी है। ये मुझे आप जैसे साथियों के साथ, खास तौर से युवा साथियों के साथ, और उन युवा साथियों के साथ जो एक सुंदर भविष्य का सपना देख रहे हैं और उसके लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं, उनके साथ बात करती हूँ तो मैं भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती हूँ। नाइस मैम, सबसे पहले बात करते हैं। मुझे पीटीसी की कहानियों के बारे में, आपकी लाइफ की कहानियों के बारे में बात करना है। बट पहले हमने अब तक ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनी है जो पीएससी की एग्ज़ाम दी और सफल हुए। इस बार पीएससी की एग्ज़ाम दिलवाने से लेकर उन्हें सफल बनाने वाले अलका मैम की कहानी क्या है? कहानी तो एक साधारण किसी भी लड़की की जैसी होती है वैसी ही कहानी है मेरी भी। मेरे पिताजी शासकीय सेवा में सीनियर खाद्य निरीक्षक के पद पर रहे। उस समय संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो शुरुआती दौर में तो ऐसे गांवों से भी मैंने पढ़ाई करी, कक्षा 3 तक, जहां लाइट भी नहीं थी। हम लालटेन और पेट्रोमैक्स से पढ़े। विशुद्ध रूप से जहां जहां पिताजी का ट्रांसफ़र होता रहा उनके साथ हम भी जाते रहे। और प्राथमिक शिक्षा कही जाए, मैं हायर सेकेंडरी बैच की लास्ट बैच की स्टूडेंट रही। मतलब 11th के बाद हमने 3 साल का ग्रेजुएशन किया तो पूरी सरकारी स्कूल के माध्यम से शिक्षा हुई। तो ऐसा कोई बहुत ऐसा परिवेश नहीं रहा कि जिसको कहा जाए कि बहुत अच्छे विद्यालयों में, तथाकथित, मैं इसको सरकारी विद्यालय को बहुत अच्छा विद्यालय मानती हूँ, पर आम धारणा ये होती है कि बहुत अच्छे विद्यालयों से पढ़े, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़े। साइंस में ग्रेजुएशन किया मैंने। मेधावी विद्यार्थी शुरू से रही, पिता का बहुत सपोर्ट रहा और वो मेरे प्रथम गुरु भी रहे और आखिरी भी गुरु रहे। और उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ अपने पढ़ाई के बारे में उनको बांटना और उनसे समझना और अपने आप को बेहतर करना, उसमें उन्होंने मेरे पूरे जीवन काल में गुरु की भूमिका निभाई। जब मैं साइंस ग्रेजुएट हुई तो उस समय मैं नहीं जानती थी कि मुझे अंग्रेज़ी में एमए की तरफ जाना है। पर पिता की इच्छा थी। साहित्य में अभिरुचि शुरू से रही। पर अंग्रेज़ी साहित्य के प्रति इतना कोई अनुराग था नहीं, क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी को इतना समय नहीं मिलता कि वो भाषा पर विशेष तैयारी करे।
हिंदी साहित्य से लगाव ज़रूर रहा, क्योंकि परिवेश था इसी किस्म का। पिताजी भी काफ़ी अच्छा लिखते थे, आध्यात्मिक रुझान था, हमारे यहाँ बहुत किताबें आती थी। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि रीडिंग हैबिट हमको बचपन से थी। 4-5 अखबार आते थे, कुछ अच्छी किताबें शुरू से हमें पढ़ने की आदत रही। चंपक से शुरू हुआ, फिर नंदन, फिर सुमन, सौरभ, और उसके बाद वो रीडर्स डाइजेस्ट तक जो अच्छी किताबों में शुमार है वो पढ़ा। उसके साथ अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, ऐसी भी आध्यात्मिक किताबें भी आती, तो पढ़ने की तरफ रुझान रहा। और पिताजी ने एक कौशल और विकसित किया। हम 4 भाई बहन होते थे, तो वो चूँकि टूरिंग जॉब था उनका, सुबह निकलते थे तो एक टास्क दे के जाते थे कि अखबार में से अपने मनपसंद का एक हिस्सा आज आप पढ़ेंगे और शाम को हम बैठ के आपसे सुनेंगे कि आज आपने क्या पढ़ा। तो हम 4 भाई बहन उसको पढ़ते थे, तो वो बोलने की कला विकसित हुई, मौलिकता विकसित हुई, हमारे अंदर तार्किकता विकसित हुई। शाम को पिताजी आते थे तो पूछते थे, तो हमने जो पढ़ा होता था वो हम अपनी भाषा में बताते थे। मुझे संपादकीय पृष्ठ बहुत पसंद था उसी समय से, तो वहाँ से वो पढ़ने की हैबिट डेवलप हुई, जिसने मुझे बाद में अपने अध्यापन के जीवन में भी, और जब मैं ये प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के साथ जुड़ी, तो वो जो अध्ययन था और इसके साथ बड़ों के साथ बैठकर जो श्रवण था, उसने बहुत मदद की। तो मैं प्रोत्साहित करती हूँ अपने बच्चों को कि रोज़ अखबार पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे उससे ज़्यादा मददगार आपके लिए कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो आशीष, मैं आपको बता रही थी कि विज्ञान से ग्रेजुएशन करने के बाद अंग्रेजी साहित्य में MA किया, और चूँकि हायर सेकेंडरी का लास्ट ईयर था, 11th के बाद 3 साल का, 20 साल में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था। और उसके बाद मैंने राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का एक जिला है, वहाँ से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ अंग्रेजी साहित्य में। और उसी साल सरकारी योजना के तहत लेक्चरर्स की वांट निकली, तो मेरे जो बाकी साथी थे उनके कहने पर मैंने हंसी खुशी में ऐसे ही भर दिया। और मैं 21 की भी पूरी नहीं हुई थी जब मेरा चयन जो है शासकीय सेवा में अंग्रेजी के व्याख्याता के पद पर हो गया। तो 21 वर्ष का बालक ही होता है, इतनी समझ और मैच्योरिटी तो होती नहीं है। आदिम जाति कल्याण विभाग में अंग्रेजी के व्याख्याता के पद पर 21 वर्ष में मेरी नियुक्ति हुई, और ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। फिर 22वें वर्ष में रेनबेक्सी देवास में पदस्थ श्रीमान सतीश भार्गव जी, जो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, उनके साथ मैं विवाह के बंधन में बंधी। और 5 वर्षों का लंबा संघर्ष रहा, क्योंकि आप नौकरी कर रहे होते हैं और आपका ट्रांसफ़र यहाँ नहीं होता, शासकीय सेवा में थे। तो वो लंबे संघर्ष में काफ़ी कुछ यात्रा ऐसी रही कि एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के दौर से मैं गुजरी। 22 फीट गहरी खाई में मेरी बस गिर गई थी, और शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जहाँ चोट नहीं थी, पर हारना तो सीखा ही नहीं था। पहले पिता से वो हौसला और हिम्मत मिली, बाद में जीवन सखा से वो हौसला और हिम्मत मिली कि गिव अप नहीं करना है, और फिर उठ खड़ी हुई, और दुगनी ताकत से उठ खड़ी हुई। फिर राजनांदगांव से मेरा ट्रांसफ़र डाइट देवास में डेपुटेशन पर हुआ, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो वहाँ शिक्षकों को पढ़ाने का एक अलग अनुभव हुआ, और उस दौरान मुझे आपको बताने में खुशी है कि एक तो जोश बहुत था, ऊर्जा बहुत थी, सीखने की ललक बहुत थी, नया कुछ सीखने का हमेशा ही मन में भाव रहा। और अच्छे वहाँ पर जो सहयोगी साथी थे वो बहुत अनुभवी और बहुत योग्य थे। तो मैंने राज्य स्रोत केंद्र के रूप में, मेरा विषय अंग्रेज़ी था, मगर मैं एक इकलौती ऐसी शिक्षक रही, प्रशिक्षक रही, जिसने अंग्रेज़ी के साथ विज्ञान और हिंदी भी, तीनों विषय में राज्य स्रोत केंद्र के रूप में काम किया। फिर हम लोग DRG तैयार करते थे, और उसके बाद मास्टर ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग देते थे शिक्षकों को नवाचार की, वहाँ 5 वर्ष बिताए। वो बहुत ही मेरे लिए सीखने का एक अद्भुत केंद्र रहा, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ। और वो शिक्षण जो वहाँ हुआ, उसका लाभ मुझे अब जब PETC प्राचार्य हुई हूँ और एक प्रशिक्षण केंद्र में प्रतियोगी परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार कर रही हूँ, तो वो लाभ मुझे यहाँ मिला। उसके बाद 5 वर्षों तक मैंने उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत व्याख्याता के रूप में देवास उत्कृष्ट विद्यालय में अपनी सेवाएं दी।
और अंग्रेजी का 100% रिजल्ट देने का रिकॉर्ड बनाया। थोड़ा सा हिंदी मीडियम के बच्चों में अंग्रेजी और गणित 2 ऐसे विषय होते हैं, उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में जो मेरी थोड़ी एक बौद्धिक भूख थी उसको शांत करने के काम भी चलते रहे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के संचालन का कार्य करना मुझे सुखद लगता था। लिखना पढ़ना बोलना, साहित्यिक लोगों के बीच में उठना बैठना, और ये यात्राएं भी चलती रही। इसमें जीवन सखा और मेरे बच्चों का भी मैं योगदान मानूंगी। तो ये यात्रा यहाँ चलते चलते जब मैंने इंदौर में 2012 में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र जो अनुसूचित जाति विकास विभाग का मध्य प्रदेश शासन का केंद्र है उसमें प्राचार्य के रूप में जब कदम रखा, तो उसके पहले ये 3 साल तक योजना लगभग मृत सी थी, बंद थी। तो संस्थान की दिशा भी संवारना था और दशा भी संवारना था। तो इस चुनौती के काम को करने में लगभग 12 वर्ष बीते। जो एक आनंद का अनुभव मुझे हुआ है उसकी व्याख्या करना शब्दों में तो बहुत मुश्किल है। तो इंदौर बहुत फला। इंदौर में मेरी बौद्धिक भूख को शांत करने के लिए भी साहित्यिक और सांस्कृतिक समागमों में और कुछ, क्योंकि म्यूज़िकल इवेंट्स यहाँ लगातार होते हैं, ऐसे डिग्निफाइड म्यूज़िकल इवेंट्स की एंकरिंग करने में भी बहुत आनंद आया। तो वो सारी चीज़ें सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए बहुत मददगार रहीं। और कहीं ना कहीं जब मैं अपने प्रतियोगी परीक्षा के बच्चों को प्रशासनिक अधिकारी बनने की ट्रेनिंग देती हूँ तो बहुत दावे के साथ में और बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखना इसलिए सिखा पाती हूँ क्योंकि वो अनुभव मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और शायद विद्यार्थियों को यही बात कनेक्ट भी करती है, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो आप सबकी शुभकामनाओं से ये छोटी सी यात्रा जो आम किसी की भी यात्रा जैसी ही है, सुखद है, बहुत खट्टे मीठे अनुभव हैं, लेकिन हर तीखे अनुभव ने, हर विषम परिस्थिति ने पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया। क्योंकि मैं ऐसा कहती हूँ कि कई बार कहती हूँ कि होना मुश्किलें आसानियाँ पैदा नहीं होती, जो लड़ता है मौजों से वही तैराक होता है। पता कैसे चलता अगर मुश्किलें नहीं आती कि हमारे अंदर ये अंतर्निहित क्षमता भी है, हम इतना बेहतर भी कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी सी यात्रा है मेरी। नाइस। आपकी इस यात्रा में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप बार बार गिरे उठे और उसके अलावा आपके एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हो गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगी है कि आपने अपनी इंसाइट्स बहुत सारे दिए कि आपने ये किया तो इसका ये इम्पैक्ट आपके ऊपर हुआ, आपके करियर में आपको इसने यहाँ हेल्प की। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि जब आप किताबें पढ़ते हो, और आपने बताया न्यूज़पेपर किताबें पढ़ के आप पिता को सुनाते थे, उसके इंसाइट्स बड़े अच्छे हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों, मतलब आपको क्या लगता है पढ़ने की वजह से क्या बदलाव आपको आपके बौद्धिक रूप से लगे? देखिए, पुस्तक से अच्छा कोई मित्र नहीं है। सर्वश्रेष्ठ जो है आपका अगर कोई मित्र है तो वो किताबें हैं। और ये विरासत में मिली मुझे पढ़ने की भूमिका। कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे पढ़ने की हैबिट डालें। मैंने कहा खुद पढ़ना शुरू कीजिए, देख के आपके बच्चे भी पढ़ने लगेंगे। तो हमने अपने पिता को पढ़ते देखा, घर का माहौल देखा, तो हम भी सीखे। वो आदत मैंने अपने बच्चों में भी डाली। और वही भी चीज़ ये है कि आप कभी मेरे संस्थान भी आएंगे तो अगर मैं खाली बैठी हूँ तो आपको किताब ही पढ़ती हुई मिलूंगी। उसका जो एक इम्पैक्ट है, उसका जो वो जो संपत्ति आप अर्जित करते हैं ना पढ़कर, वैचारिक संशोधन की, वैचारिक दोहन की, वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी हों, चाहे आप साधारण विद्यार्थी हों, चाहे आप जीवन क्षेत्र के विद्यार्थी हों, क्योंकि जीवन क्षेत्र में तो विद्यार्थी हम सब हमेशा ही रहेंगे, चाहे किसी संस्थान या परीक्षा का हिस्सा हो या ना भी हो, क्योंकि ये युद्ध तो जीवन भर चलता है और ये परीक्षाएं हमको जीवन भर देनी होती हैं। तो अगर आप सकारात्मक पुस्तकों को अपना साथी बनाते हैं तो आपको मुश्किलों का हल पाने में बहुत आसानी होती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और जहाँ तक किताबों से रिश्ता रखने का सवाल है, जितनी आप किताबें पढ़ेंगे, जितनी रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे, जैसे बच्चे पूछते हैं, अभी हम आएंगे शायद आपके साथ बातचीत में MPPSC की बातचीत को लेकर के। अगर आप NCERT की किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं 10वीं और 12वीं की, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका बेस मजबूत होता है। और किताबों को न केवल पढ़िए बल्कि कोशिश ये कीजिए कि भले कितनी भी अत्याधुनिक हमारे पास साधन
उपलब्ध हो गए हों, लेकिन उन किताबों को पढ़कर अपने हिसाब से अपने नोट्स तैयार कीजिए, राइट। तो वो आपको जीवन की लड़ाई में भी बहुत साथ आने वाले हैं। राइट मैम, पीटीसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि आपने अपने जीवन के 12 साल वहाँ पे दिए हैं। मुझे आपसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में भी बहुत सारी बातें करना है। जी। पहले पीटीसी के बारे में बात करते हैं कि क्योंकि जब 2016 में मैं इंदौर आया था तो मैंने सारी कोचिंग भटकी है। जी मैंने इंदौर की ऐसी कोई कोचिंग नहीं होगी जहाँ पे मैंने इंक्वायरी नहीं ली हो जी। कि यार कहीं पे कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कहीं पे कोई ऐसी एकेडमी मिल जाए जो कम पैसों में अच्छा पढ़ा दे और इंस्टॉलमेंट में फीस ले ले। मुझे हाँ। ऐसे एक भी एकेडमी नहीं मिली। जी और अंततः फिर मैंने एकेडमी नहीं किया, स्टार्टेड विद जॉब। जी। पर अगर मुझे पता होता कि पीटीसी जैसी कोई योजना है हाँ तो जी। शायद मैं आपसे बहुत पहले मिल चुका होता और मैं इस वक्त ये ना कर रहा होता। तो पीटीसी के बारे में थोड़ा अवेयरनेस आप बता दीजिए। पीटीसी क्या है, जी। कैसे हेल्प करता है वो एस्पिरेंट्स को? ठीक है, मैं बहुत संक्षिप्त में आपके साथ ये बात बताने की कोशिश करूंगी कि ये नवाचारी योजना शासन ने जब शुरू की, मेरे ख्याल से उस समय 1990 का समय था, लगभग 32 वर्षों पूर्व। और धारणा ये थी शासन की कि जो आरक्षित वर्ग के मेधावी बच्चे हैं वो सिविल सर्विस में जा पाएं, वो प्रशासनिक अधिकारी बन पाएं, लेकिन ना तो वहाँ पर संसाधन होते थे, ना परिवेश होता था, और ना ही इतनी आर्थिक योग्यता होती थी कि वो ये बालक ये इस परीक्षा के विषय में सोचे भी। तो बहुत सारी प्रतिभाएं शून्य होती चली जा रही थी। तो एक बहुत सुंदर थॉट के साथ इस योजना का शुरुआत की गई, जो अभी मध्य प्रदेश में इंदौर को मिलाकर 7 जगहों पर काम करती है। ये संभागीय स्तर की योजना है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर और सतना, इस तरीके से जो है 7, उज्जैन भी अब शामिल हो गया है उसमें। तो संभागीय स्तर पर 7 जगह ये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण संस्थान है जो अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित होते हैं। वस्तुतः ये आरक्षित वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को प्रशासनिक अधिकारी बनाने की निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। बाद में जब इंदौर के अलावा बाकी संस्थानों में अनुकूलता नहीं मिली पीएससी को लेकर के, तो बहुत सारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारियां वहाँ की जाती हैं ताकि रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम तो चल सके, बच्चे को रोजगार मिल सके। तो बाकी संस्थान भी अपना काम कर रहे हैं, पर वस्तुतः इंदौर की जहाँ तक बात है तो इंदौर में हमने मुख्य रूप से राज्य सेवा परीक्षा यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारियों में 12 वर्ष लगाए अपने। और इसमें बच्चे को निःशुल्क प्रवेश मिलता है। 3 चरणों के प्रशिक्षण होते हैं आशीष, प्रारंभिक परीक्षा का भी और मुख्य परीक्षा का भी, और उसके बाद में तीसरे चरण यानी मॉक इंटरव्यूज का भी। अब चयन का जहाँ तक सवाल है, आरक्षित वर्ग के वो मेधावी विद्यार्थी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है और जो 55% अंकों के साथ जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ये पात्रता सिर्फ प्री की परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो उनका हम विज्ञापन जारी करते हैं, रोजगार निर्माण से लगा करके सभी मुख्य अखबारों में विज्ञापन आता है। और मेरिट के आधार पर अभी इस वक्त हमारे पास 150 सीट्स हैं एट ए टाइम। मतलब हम मुख्य परीक्षा का भी प्रशिक्षण कई बार साथ चल रहा होता है और कई बार इंटरव्यू भी साथ चल रहे होते हैं, जैसा अब होगा 24 का, क्योंकि परसों रिजल्ट 23 का आ गया। तो 3 चरणों की परीक्षाएं भी संस्थान में एक साथ चलेंगी, प्रशिक्षण। तो ऐसे समय में 100 विद्यार्थियों के साथ हम प्री में प्रवेश देते हैं और जितना भी समय परीक्षा को होता है उस ड्यूरेशन में पूरे सिलेबस को वर्किंग डेज फिर वर्किंग आवर्स में डिवाइड करके कितना वेटेज किस यूनिट को दिया जाना है, ऐसा हमारा एक चयनित अतिथि प्राध्यापकों का एक पैनल होता है। विषय विशेषज्ञों को समय समय पर अनुकूलता के हिसाब से क्रम से बुला करके वो कालखंड निर्धारित किए जाते हैं। उसके साथ ही, और वो सर्वश्रेष्ठ प्राध्यापक हैं इस समय इंदौर के जो पीईटीसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके साथ बच्चों का अध्यापन होता है। और कोशिश ये होती है कि बाहर बाजार में जैसे काम हो रहे हैं, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह चलना, परीक्षाएं, वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो भी हम शामिल करें उसमें। वस्तुतः उनको बेसिक पूरी तैयारी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और ये तैयारी हम लोग कराते हैं। बच्चे को अगर वो सारी पात्रता पूरी करता है तो 500 रुपये का स्टाइफेंड भी है। और 2014-15 से 2000 रुपये के आवास भत्ते की भी पात्रता है
अगर वो Okay. टीसी जमा करता है और सारे नॉर्म्स पूरे करता है तो Nice. इंदौर शहर में क्योंकि दिक्कत हो जाती है बच्चे को आकर रहने की, हॉस्टल की सुविधा नहीं है, मगर आवास भत्ते की पात्रता है जो जिला कार्यालय सैंक्शन करता है। Okay. तो इससे भी प्रशिक्षण की उनकी जो चेष्टा है उसको बल मिलता है और मुझे खुशी है कि विद्यार्थियों का अच्छा प्रतिशत हिस्सेदारी कर रहा है और हम शासन को बहुत बड़ी तादाद में प्रशासनिक अधिकारी इस संस्थान के माध्यम से दे पा रहे हैं। नाइस। पीईटीसी पूरा ये विज्ञापन कब जारी होता है, मतलब अगर किसी एस्पिरेंट को आना है हाँ, तो कैसे आ सकता है, उस विज्ञापन के बारे में मैं बता दीजिए। ज़रूर बताऊंगी। जैसे ही पीएससी का नोटिफिकेशन जारी होता है, सपोज परसों 2023 का रिजल्ट आया, मेरा विज्ञापन 2 या 3 दिन में अखबार में प्रसारित हो जाएगा कि मुझे मुख्य परीक्षाएं शुरू करनी है। इसके साथ ही हम 2021 के मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करने वाले हैं। जो बच्चे यहाँ पर सुन रहे हैं, जो लाभ लेना चाहते हैं, वो अभी संस्थान में आए। मंगलवार से सोमवार की छुट्टी है, तो वो अभी आए और वो फॉर्म्स ले सकते हैं। उनको प्रयास ये होगा 15 से 18 तारीख के बीच में मैं मॉक इंटरव्यूज़ 2021 के शुरू कर दूंगी, क्योंकि मार्च में उनके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। अभी तक हमारे पास जो निर्धारित टाइम टेबल है, और मुख्य परीक्षाओं की भी शुरुआत हमें बहुत जल्दी करनी होगी, क्योंकि 11 मार्च से अभी तक जो टाइम टेबल है उसमें 11 मार्च से मुख्य परीक्षाएं हो जाएंगी 2023 के लिए। तो जो भी विद्यार्थी पात्रता रखते हैं वो संस्थान आए, उनको बिना विज्ञापन के भी हम फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो पाएगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा चिंता हमें है कि हम पूरा जो सिलेबस है उसको कैसे कम समय में अधिक उनको दे पाएँ, अधिक तैयारी कर पाएँ। तो विज्ञापन आम तौर पर नोटिफिकेशन आने के 10 दिन के अंदर हम विज्ञापन हमारा ज़रूर आ जाता है। ओके, नाइस। अब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं इसी के साथ में पीटीसी के बारे में डिटेल्स और उसका एड्रेस हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि किसी भी एस्पिरेंट को चेक करना तो उसको आसानी हो जाए। जी, यहाँ मैं एक बात और उल्लेखित करना चाहूँगी। ये संस्थान वस्तुतः आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, जिसको आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। लेकिन जैसा आपने अपनी व्यथा कही कि मुझे पहले पता चल जाता, तो ऐसे कोई भी विद्यार्थी युवा साथी हैं, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय के हैं, मार्गदर्शन के लिए अलका भार्गव उनके लिए पूरे समय उपलब्ध है। वहाँ जाती उनको प्रशिक्षण की बेशक वहाँ व्यवस्था ना हो, अगर वो बहुत आर्थिक परिवेश में बहुत कमतरी रखते हैं या बाहर ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, तो मेरे पास एक सुसज्जित वाचनालय भी है जिसमें 30 बच्चे बैठ सकते हैं और लगभग 7 लाख के आसपास की सिविल सर्विसेज की किताबें भी हैं। हम उनको चाहेंगे वो तो लाइब्रेरी में अगर हमारे पास वो व्यवस्था होगी तो उनको बैठकर पढ़ने की अनुमति, नोट्स बनाने की अनुमति भी दे देते हैं। तो वो बच्चे निराश ना हो जो इस वर्ग से नहीं आते। मार्गदर्शन के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र और अलका भार्गव उनके लिए हमेशा उपलब्ध है। वेरी नाइस मैम। पीईटीसी के बारे में बात हुआ, अब मुझे सिविल सर्विस के बारे में बात करनी है। जी, 10-12 साल के आपके अनुभव है इसके अंदर, और आपने खुद गवर्नमेंट ऑफिसर की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने काम करके उस लाइफ को जिया है। मुझे जानना है कि इतनी सारी भीड़ आती है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने, चाहे वो यूपीएससी हो या चाहे एमपीपीएससी हो। हर एस्पिरेंट चाहता है कि वो सीधे डिप्टी कलेक्टर बने, डीएसपी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। आपको क्या लगता है इतनी सारी भीड़ क्यों अट्रैक्ट, ये एग्जाम इतने सारे बच्चों को क्यों अट्रैक्ट करता है? क्यों एस्पिरेंट दूसरे करियर ऑप्शन को छोड़कर पीएससी या सिविल सर्विसेज चूज करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आशीष। ये जो भीड़ बढ़ी है, अगर देखा जाए तो 10 से 12 साल में ये भीड़ ज़्यादा बढ़ी है। राइट। प्रशासनिक अधिकारियों के पद में 2 चीज़ें हैं, एक तो सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े हुए पद होते हैं, और दूसरा शक्ति भी उनको ऐसी लगती है कि यहाँ पर पावर है, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऊपर अधिकार पूर्वक काम करने का, तो ये भी आकर्षण युवाओं में होता है। मैं आपको बताऊं, जो 12 वर्षों का अनुभव है उसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग सेक्टर के
वो विद्यार्थी भी बल्कि चयनित भी हुए, न केवल आते हैं, अच्छा बड़ा पैकेज छोड़ के आते हैं। और जब उनसे हम इंटरव्यू बोर्ड में प्रश्न भी करते हैं कि आपने इतना समय और पैसा और अपना श्रम भी लगा दिया और आप एक अच्छे पद पर काम कर रहे थे, एक अच्छे पैकेज के साथ काम कर रहे थे, तो बच्चे कहते हैं कि हमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था। हम बाद में समझ पाए कि हम सामाजिक तौर पर समाज से जुड़कर इस काम को करेंगे तो हमें खुशी ज़्यादा होगी। राइट। और जहाँ तक ग्रामीण परिवेश में कहा जाए, जैसा कि मेरे संस्थान में बच्चे आते हैं खास तौर पर, तो वहाँ सरकारी नौकरी की अभी भी एक बहुत बड़ी उसको बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। राइट। चाहे वो तृतीय श्रेणी का पद ही क्यों ना हो, चाहे वो पटवारी का पद ही क्यों ना हो, कि वहाँ रिश्तों में क्योंकि बहुत समझ नहीं है इस चीज़ को लेकर के, तो सरकारी नौकरी में यदि बच्चा है या बच्ची है तो वो पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत प्रतिष्ठा का विषय हो जाता है। और बच्चे उस माहौल में पलते बढ़ते हैं तो उन्हें भी सिविल सर्विस के प्रति आकर्षण हो जाता है। एक कारण तो ये है। दूसरा ये है कि जो समाज सेवा में काम करने वाले बच्चे हैं और जो चाहते हैं कि उनका कार्य का क्षेत्र विस्तृत हो, टेबल वर्क के तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, और वो बच्चे चयन करने के लिए अपने आप को इस तरफ आ जाते हैं। भीड़ तो है। मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो भीड़ है ना आशीष, उसमें 50% अनभिज्ञ लोगों की भी भीड़ है, जो प्री के बाद छट जाते हैं। जो दूसरों की देखा देखी, दोस्तों की, या वो कर रहा है या इसमें बेहतर ऑप्शन है, वो जानते भी नहीं कि यहाँ क्या करना होगा। ऐसे भी लोग 50% आ जाते हैं। लेकिन प्री के चरण के बाद उनको समझ में आ जाता है कि ये स्थान मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे अपने जीवन यापन के लिए कोई दूसरा स्थान बेहतर होगा, तो वो भीड़ छट जाती है। तो बाकी के जब मुख्य परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी हमको मिलते हैं, वस्तुतः वही तैयारी कर रहे होते हैं। और ये बात तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं इसको लक्ष्य बना करके, उनको बहुत ज़्यादा धैर्य की, केवल परिश्रम से यहाँ काम नहीं चलता, निरंतरता चाहिए, धैर्य चाहिए और फोकस्ड होके काम करने की ज़रूरत है। और सही मार्गदर्शन तो बहुत ज़रूरी है ही। भटकाव से अपने आप को अलग रखें, क्योंकि भटकाव के हमारे पास इतने संसाधन हैं चारों तरफ कि अगर हमने थोड़ी सी दृष्टि इधर से उधर की तो हम उस भौतिक प्रपंचना में फंस जाते हैं। और जब आप जरा से भी दिशा भ्रमित हुए और जरा से भी आप डीफोकस्ड हुए, तो फिर वो आपके अंदर वो अवसाद के रूप में आप फिर ये सोचने लगते हैं, मैं इतने साल से निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अपनी कमियों पे ध्यान नहीं जाता, और निराशा और हताशा जब हमको घेर लेती है तो फिर दिक्कतें होने लगती हैं। तो मेरा सारे एस्पायरेंट्स से यही अनुग्रह है, यही आग्रह है और यही निवेदन है कि अगर आपने प्रशासनिक अधिकारी बनने की ठानी है तो आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, आपके अंदर इम्पल्स कंट्रोल भी होना चाहिए। मेहनत का तो कोई विकल्प है ही नहीं। और जितने भी नकारात्मक लोग यदि आपके इर्द गिर्द हैं तो जितनी जल्दी उनसे किनारा कर लें उतना बेहतर होगा ना। लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं है, जीता वही जो डरा नहीं है, डरकर पहले हार मान ले, हमने ये कभी सीखा नहीं है। इस उद्देश्य से अगर आप इस सेगमेंट में आएंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। राइट। एक इस बारे में बात करते हैं कि जैसे हम आजकल ना सोशल मीडिया की वजह से क्या हो रहा है कि हम सभी ने, जितने भी एस्पिरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं, सभी ने देखा है कि कलेक्टर गाड़ी से उतरा, उसके पीछे 2-4 गार्ड लगे हैं, काफिला चल रहा है, 3-3 4-4 गाड़ियां चल रही है। ये वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं और इनको देख के ना बहुत एकदम मोटिवेशन हिट कर लेता है। लेकिन डीप डाउन जब मैं अपने 4 सालों में मैं जब ऑफिसर से मिला हूँ जो ऑन ड्यूटी है, तो देखा कि उस गाड़ी से उतरने के टशन के अलावा भी उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि आपको पूरा समर्पित होना पड़ता है डिपार्टमेंट के प्रति। गवर्नमेंट ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है? बहुत अच्छा सवाल है ये। और जो भी मैं लगभग 300 पार का आंकड़ा है परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के केंद्र से जो प्रशासनिक अधिकारी चयनित हुए हैं,
उन विद्यार्थियों को चयन के बाद जब मैं उनसे बात करती हूँ तो बात करने का सलीका थोड़ा बदल जाता है। मैं उनसे कहती हूँ कि बेटा अभी तक आपका जो संघर्ष था वस्तुतः ये तो एक प्रकार का आनंद था, असली संघर्ष तो अब शुरू होगा। ये कांटों का ताज है आशीष, बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि जैसा दिखाई देता है वैसा वस्तुतः है नहीं। एक कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अगर आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो वो जो दिवा स्वप्न आपने, जैसा कि गाड़ी से उतरते हुए और अर्दली पीछे चल रहा है, ये इन सपनों का से जब सच का सामना होता है तो कई लोगों को दिक्कतें भी आती हैं। मगर अगर आपने अपने आप को मजबूती से इस बात के लिए तैयार किया है कि प्रतिपल कौन सी चुनौतियां आपके सामने आएंगी आप खुद भी नहीं जानते, पर आपने मानसिक इतनी उत्कृष्टता हासिल कर ली है, आप जान रहे हैं कि मुझे चुनौतियों के समुद्र में मैं अब कूद चुका हूं, तो आप उस मुश्किल से आसानी से निकल पाते हैं। वो असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। जैसे आप इसको युवा साथी इस तरीके से भी समझते हैं, आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ में, तो बहुत आकर्षक लगता है लड़की को भी लड़के को भी, पर जब विवाह के बंधन में बन जाते हैं 24 घंटे उसके साथ रहना है, तब वो आप उनकी कमियों के साथ और खामियों के साथ जब उसके साथ आप रहते हैं तब वो रिश्ता मजबूत बनता है। तो सरकारी नौकरी में भी जब आप पद ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद उन चुनौतियों का कैसे सामना आप कर पाते हैं, वो आपको एक बेहतर अधिकारी बनाता है। यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि स्वप्न तो अच्छे हैं, पर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि अगर आप इस चुनौती का सामना करने के लिए इतने मजबूत हैं तभी आप इस सिविल सर्विसेज का चुनाव करिए। वो कहते हैं, कौन कहता है कि सपनों को ना आने दें हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी समय अपनी उम्र में, लेकिन जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध ना हो सत्य की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आप इतने दमखम रखते हैं कि चुनौतियों का सामना करने की ताकत आप में है, तो आप आइए और लड़िए, क्योंकि आपको चाहे रिश्ता हो और चाहे नौकरी कोई सी भी, आपका काम 80% आपका काम और 20% आपकी व्यवहार कुशलता, यही आपको स्थायित्व प्रदान करती है। बाकी सारी चीजें भुलावा है, मोह माया है। सिविल सर्विस एग्जाम में जैसा हमने बात किया कि ये एक चैलेंजिंग हो जाता है जब आप जॉब ज्वाइन करते हो, उसके पहले जॉब ज्वाइन करने के पहले एक 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आप करते हैं। हाँ जी। और पीएससी एज ए आयोग या यूपीएससी लोक सेवा आयोग जो यूनियन संघ लोक सेवा आयोग है, ये दोनों अपनी इस प्रोसेस के थ्रू एस्पिरेंट को जज करते हैं कई सारे तरीकों से। एक आयोग किसी एस्पिरेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है, ये फिल्ट्रेशन का ही सवाल है। 3 लाख के आसपास प्राथमिक परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में विद्यार्थी शामिल होते हैं, फिर काफ़ी कुछ छठ के मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होते हैं, और उसके बाद अंतिम पायदान जो है उनका इंटरव्यू साक्षात्कार का चरण होता है। जब ये सिविल सर्वेंट्स का जहाँ तक सवाल है, जो शासकीय योजनाएं हैं, राज्य सेवा परीक्षा की यदि मैं बात करूं, यूपीएससी का भी आपने जिक्र किया, यूपीएससी की परीक्षा उन अधिकारियों का निर्माण करती है जो सरकारी योजनाएं बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और राज्य सेवा से चयनित होने वाले अधिकारी उन सरकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ सवाल राज्य सेवा की परीक्षाओं का है, क्योंकि हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं, ये सरकारी योजनाएं जो एक अंतिम पायदान के व्यक्ति को ध्यान में रखकर वस्तुतः बनाई जाती हैं, उनके पास सही तरीकों से पहुंच जाए ऐसे उन्हें योग्य काबिल अफसर चाहिए। यहाँ मैं ये बता दूं कि 3 चरणों में होने वाली परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आपका जो पढ़ते हैं आप
वो दिखाई देता है, गोले काले करने, OMR शीट्स भरनी है, जैसा एक आम कॉलेज का विद्यार्थी पढ़ता है, उससे कोई बहुत अलग तैयारी नहीं होती। स्ट्रेटेजी की बात कर रही हूँ मैं, उसमें आपको गोले काले करने हैं। उसके दूसरे चरण में जब आप आते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, जो विषय वस्तु आपने पढ़ी है ज्ञान कौशल की, उसको आप अभिव्यक्ति कौशल में कैसे बदल सकते हैं। वहाँ आपकी मौलिकता, वहाँ आपका भाषा कौशल, वहाँ आपका एक्सप्रेशन स्किल और वहाँ आपका थॉटफुलनेस भी देखा जाता है कि आप किस तरीके से वो पढ़ी हुई चीज़ को लिखते हैं। लेकिन जो अंतिम चरण है, अंतिम पायदान है, जो सबसे महत्वपूर्ण पायदान है, हालांकि 175 नंबर का ही पायदान है, मगर खेल को उल्टा और सीधा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वहाँ ये देखा जाता है कि जो आपने पढ़ा, जो आपने लिखा, क्या आप वैसे दिखते भी हैं, क्या वो आपके आचरण में भी है। एक फ्रांसीसी कहावत है कि विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, विद्वता का व्यवहार में रूपांतरण जरूरी है। वो रूपांतरण कैसा है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं। आप मुझसे सवाल पूछेंगे इंटरव्यू के बारे में तो फिर मैं चरणों में बताऊंगी आपको कि क्या क्या ध्यान रखें हम, विशेष रूप से जब साक्षात्कार की बारी आती है। क्योंकि ज्ञान कौशल में पढ़ लिया आपने, 1400 नंबर का पेपर दे लिया, वो आपके ज्ञान कौशल का एनालिसिस है, लेकिन इंटरव्यू आपके बुद्धि कौशल का एनालिसिस है, विजडम का, नॉलेज एंड विजडम टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। विवेक शामिल है यहाँ पर। वही चीज वस्तुतः देखी और परखी जाती है जो आपको भीड़ से अलग करती है, जो आपके चुनाव में आपको दूसरे लोगों से अलग करके अधिकारी बनाती है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। राइट। एक ना आपके साथ जब हमने फ़ोटो अपलोड किया तो मैंने प्रशांत भाई, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, प्रशांत भाई, प्रियंका, काफ़ी तारीफ़ की उन्होंने आपके बारे में, सिम्मी दी ने काफ़ी तारीफ़ की आपके बारे में, वर्षा पवार, या यूँ कहें कि ऑलमोस्ट हर वो ऑफिसर जो पीटी से निकला है उन्होंने आपके बारे में बहुत तारीफ़ें की है। तो प्रशांत भाई से और प्रवीण भाई से स्पेशली, इन दोनों से जब मेरा बात हुआ तो इन्होंने बताया कि आपने लिख के दे दिया था कि आप DC बनोगे, आप CMO बनोगे। वो आपने कैसे जज किया, इनकी कहानी क्या है? देखिए, सुनाने के लिए दिन भर इस पर बात की जा सकती है, पर बहुत संक्षिप्त में बताऊं। प्रशांत उइके मेरे 2020 के डिप्टी कलेक्टर चयनित अभ्यर्थी हैं, अब अधिकारी हो गए। 25 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मैंने इवैल्यूएशन सिस्टम मॉक इंटरव्यूज़ के उसके लिए एक प्रोफार्मा डेवलप किया है जिसमें 20 बिंदु हैं, और मेरे साथ मैं उस इंटरव्यू बोर्ड की एक परमानेंट मेंबर होती हूँ, और मेरे साथ 3 अलग अलग बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं जिनको हम हर दूसरे या तीसरे दिन बदल देते हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरव्यू एक्सपर्ट्स हैं उनका सामना करने का और अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले। तो उस इवैल्यूएशन शीट में आपके प्रवेश से लेकर आपके निर्गम तक, है ना, एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक आपके नंबर बांटे गए हैं अलग अलग। वो मेरी अपनी स्वतः बनाई हुई एक शीट है। और उसके अलावा मैं अपने बच्चों को जो मॉक इंटरव्यू का हिस्सा होते हैं, वो जो प्रश्न हो गए होते हैं उसके अलावा पीछे बैक पर ये भी लिख देती हूँ डैफ के आसार पर, या ये भी प्रश्न हो सकते हैं, इनकी भी तैयारी आप देख लें। प्रशांत का जहाँ तक सवाल है, वो पहला ऐसा मेरा विद्यार्थी रहा जिसके इंटरव्यू के बाद, उसका इंटरव्यू लंबा चला क्योंकि जब अच्छे प्रतिभागी आते हैं तो हमको भी लगता है कि और इनको और मांझ कैसे दें, क्योंकि इनका सिलेक्शन तो तय है लगभग। ये एक इंट्यूशन मुझे हो जाता है, ये माता सरस्वती की अपार कृपा है। पर प्रशांत के साथ ये हुआ कि प्रशांत उइके जिस वक्त इंटरव्यू दे रहे थे, शांत, गंभीर, बहुत जितना बोलना चाहिए, जैसा बोलना चाहिए, इस तरीके से अभिव्यक्त करने वाला एक बहुत ही मैच्योर एस्पायरेंट था वो। तो उसके इवैल्यूएशन शीट पर मैंने ऊपर लिखा उप जिला अध्यक्ष प्रशांत उइके। और इंटरव्यू ख़त्म हो जाने के बाद, यहाँ मैं आपको रेखांकित करना चाहूँगी, बाकी जगह कोचिंग कक्षाओं में आम तौर पर एक बच्चे का इंटरव्यू होता है तो कक्ष में इंटरव्यू एक्सपर्ट्स और वो बच्चा होता है और उसके बाद वो निकल जाता है। यहाँ पर मैंने एक व्यवस्था की है, सरकारी संस्थान है
और मेरे पास लिबर्टी है इस चीज़ को करने की, और मैंने ये नवाचार किया जिसके मुझे अच्छे रिजल्ट मिले कि हम 12 बच्चों का एक पैनल बनाते हैं, उसमें से 2 दिन में 6-6 करके उन बच्चों का इंटरव्यू करते हैं। तो एक बच्चा जैसे इंटरव्यू बोर्ड का सामना कर रहा होता है, तो 11 बच्चे पीछे बैठकर केवल एक दर्शक दीर्घा के रूप में उन प्रश्नों को सुनते हैं और एक्सपर्ट्स जो कमेंट करते हैं उनके बारे में। तो वो 11 इंटरव्यू वस्तुतः एक अपना इंटरव्यू देते हैं और 11 इंटरव्यू को देखते और सुनते हैं, तो उनके 12 इंटरव्यू का जो हुआ, ये दौर हुआ, उसके रिजल्ट मिले। तो मैंने प्रशांत से कहा कि प्रशांत आप जोर से पढ़िए। तो एट दैट टाइम ही डिडंट नो कि व्हाट हैज बीन रिटन इन दैट इवैल्यूएशन शीट। तो झिझकते उसने पढ़ा, जब देखा तो संकोच किया। मैंने कहा नहीं, जोर से पढ़िए ताकि आपके साथ बैठे हुए सारे भाई बहनों को सुनाई दे। तो उसने जोर से पढ़ा, उप जिलाध्यक्ष प्रशांत उइके। तो ही वाज शिवरिंग एट दैट टाइम, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो विश्वास शायद मेरे माता पिता ने, या जो विश्वास शायद मैंने खुद ने भी अपने आप पे नहीं किया, वो मैडम ने डिक्लेयर कर दिया इस तरीके से। तो जब उसके सिलेक्शन हुआ, वो ही वाज हाईली एक्साइटेड, और जब उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैडम आपकी भविष्यवाणी सही हो गई, मैं उस समय नहीं जानता था कि आप भविष्य वक्ता भी हैं, तो मैं खुशी से शायद इतनी सराबोर हो गई कि मैं उसको शब्दों में वर्णित नहीं कर सकती। यही बात प्रवीण के साथ भी हुई। यही बात अभी जो 2019 में बहुत सारे विद्यार्थी, 54 विद्यार्थी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र से चयनित हुए हैं। तो पदों के साथ तो नहीं, पर अग्रिम बधाई शब्द मैंने जहाँ जहाँ लिखा है, वो सारे लोग वो इवैल्यूएशन शीट लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसको लैमिनेट करवाएंगे मैडम। तो ये मेरी यही कमाई है आशीष, और ये इस खुशी का कोई पैमाना नहीं है। नाइस, वेरी नाइस। मैम, मुझे बात करना है कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में भी, क्योंकि पीएससी के अंदर अभी रिसेंटली कुछ आई फील शायद सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ गाइडलाइंस आई है फॉर अकेडमीज की भ्रामक विज्ञापन आप ना करें। कोचिंग इंडस्ट्री में आपकी इसके ऊपर, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, कि इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियंस है? क्योंकि एक एस्पिरेंट जाता है बहुत उम्मीदों से, वो घर से निकलता है, और जनरली हमारे एस्पिरेंट जितने भी होते हैं वो टायर 4 सिटीज़ से आते हैं, टायर 3 टायर 4, मतलब गाँव से आते हैं, और वो आकर लाखों रुपए की फ़ीस देना या इंदौर का इतना हेवी बर्डन अपने आप के ऊपर डालना, फाइनेंसेस वाला बर्डन अपने आप में डालना एक चैलेंजिंग हो जाता है, और ये मेरे साथ भी था इनिशियली। तो इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या किसी एस्पिरेंट को एकेडमी ज्वाइन करनी ही है तभी सिलेक्शन होगा, या वो खुद से कर सकता है, खुद से योजना बना सकता है? इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी 2 किस्म के होते हैं। एक कुदरती, जिनके पास कुदरतन वो टैलेंट होता है, और एक वो विद्यार्थी जो बहुत मेहनत और परिश्रम से वो हासिल कर लेते हैं जिस बात की वो जिद करते हैं, है ना। बाहर जो भी कोचिंग संस्थाएं खुली हैं, उनके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत वास्तविकताएं मालूम नहीं हैं। पर शासकीय संस्थान के रूप में इस विधा को 12 वर्षों से बहुत नज़दीक से देखा है, उस हर युवा की पीड़ा को भी समझा है। मैं एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ आशीष, और मैं जहाँ तक यही कह सकती हूँ कि जो प्रतिभा होती है ना, उसको थोड़ा सा भी, एक मूर्तिकार से किसी ने प्रश्न किया कि इतने बड़े पत्थर को आपने इतनी सुंदर, अब रामलला की बात चल रही, कैसे आपने तराश कर इतनी सुंदर मूर्ति बना दी, आत्मा भर दी, और बहुत प्रशंसा उसने की मूर्तिकार की। मूर्तिकार शांत चित्त भाव से बैठा मुस्कुराता रहा, और सिर्फ उसने इतना कहा कि नहीं भाई, आपकी सारी प्रशंसा को मैं सर आंखों पर रखता हूँ, पर मैंने कोई काम नहीं किया। इस पत्थर में तो मूर्ति पहले से ही मौजूद थी, मैंने तो सिर्फ उसका अतिरिक्त पत्थर हटा दिया और मूर्ति अपने आप आकार ले गई। तो एक मार्गदर्शक का, एक शिक्षक का, एक गुरु का, एक संस्था का, एक संस्थान का, कोचिंग संस्थान का काम ये होता है कि किसी बच्चे के अंदर, किसी प्रतिभागी के अंदर, किसी विद्यार्थी के अंदर जो मूलभूत आपकी जो तैयारी है उसको थोड़ा सा तराशना है, सही दिशा देनी है। बहुत कुछ तो आपके पास ही मौजूद है, उसको हम कई बार आभासी दुनिया में ढूंढने लगते हैं, बाह्य आकर्षण से भी प्रभावित हो जाते हैं।
अगर ऐसा नहीं होता, इसको तुलना मत समझिएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो आरक्षित वर्ग के 317 बच्चे शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र से चयनित होकर पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न पदों पर आज अपनी सेवाएं नहीं दे रहे होते। ये वही बच्चे हैं जो मेहनती हैं, जो जिद करके हासिल करना जानते हैं, जिनको शायद सही मार्गदर्शन मिल गया, जिन्होंने अपने आप को भटकाव से बचा लिया। तो हम तो बहुत आशावादी सोच रखने वाले हैं और मेरे संस्थान का सूत्र वाक्य है आशा से आकाश। ये पहले ही दिन आने के बाद मैंने ये सूत्र वाक्य बनाया, तो बहुत उम्मीदों से भरे हम लोग हैं। तो आने वाले समय में कैसे ये सरकारी सुविधाएं, योजनाएं अधिक से अधिक बच्चों की प्रतिभा को निखारते हुए उन्हें प्रशासनिक अधिकारी बनने में मददगार साबित हों, इसकी शासन योजना बनाने में जुट गया है। एक बात। दूसरी बात, मन में लगभग 10 वर्षों से एक मेरी चाहत थी कि हम संघ लोक सेवा आयोग की भी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ कराएं। क्योंकि प्रशांत और प्रियंका और सिमी और प्रियंका मेमरोट, राहुल चौहान, राहुल नायक, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये प्रतिभा रखते हैं कि वो IAS, IPS, IFS मतलब संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। हमारी एक योजना चलती भी है जिसमें दिल्ली प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थी को भेजा जाता है। एक मैंने मंशा जाहिर की है विभाग के सामने, इंदौर को मॉडल बना दिया जाए और पूरे विभाग से, पूरे मध्य प्रदेश से कुछ चयनित विद्यार्थियों की तैयारी हम इंदौर में कराएं, जिसके लिए हम दिल्ली को इंदौर लेके आए। हमारा विद्यार्थी इंदौर ना जाए, मध्य प्रदेश दिल्ली ना जाए, पूरे मध्य प्रदेश का वो इंदौर आए और हम इंदौर में वो सारी सुविधाएं उसको इंदौर में दिलाएं। और हम कोशिश करेंगे कि हम साल भर के अंदर, जिसमें अभी तक चयन नहीं हो पाया विद्यार्थियों का, उसमें भी हम UPSC के भी अधिकारी दें। ये कुछ मन में सपने हैं और जब सपनों को बहुत दृढ़ता के साथ सोचते हैं तो वो सारी सकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ जुड़ने के लिए आतुर हो जाती हैं। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि अगर मन में सपने नहीं होते तो आज हम चांद पर नहीं होते। तो मैं तो सपने भी खूब देखती हूँ और उन सकारात्मक शक्तियों का आह्वान भी करती हूँ, चाहे वो वरिष्ठ कार्यालय का सहयोग हो, चाहे वो मेहनती विद्यार्थी हो, चाहे वो उत्कृष्ट शिक्षक हो, जिनकी मदद से हम एक नए युवा, नई सोच और नए भारत का निर्माण कर सकें, है ना। स्वप्न देखा था कभी जो, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं, आपके सामने कहने को जी चाहता है कि स्वप्न देखा था कभी जो, आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। मैम, आप नॉन ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। हाँ। उसके बाद भी आपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत काम किया है। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है पूरी सिचुएशन में? ट्राइबल कम्युनिटी इतनी कमज़ोर क्यों मानी जाती है कि इतना रिजर्वेशन दिया जाता है, इतना सपोर्ट करने के लिए सब लोग आगे आते हैं? तो ऐसा क्यों, ऐसे इसके फंडामेंटल्स क्या है, मतलब कमज़ोर क्यों माना जाता है इसको? पहले 2 सवाल हैं आपके सवाल में कि आप नॉन ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। मैं अपने आप को इसके लिए बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि एक उम्र में आने के बाद में लोग सेवा कार्य में जो वंचित शोषित वर्ग है वहाँ तक पहुँच करके सेल्फी खिंचाते हैं कि आज हमने ये दान कर दिया, हम वहाँ किताबें बांटा है, हमने वहाँ फर्नीचर दे दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। और मुझे नौकरी में ये 32वां साल है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, 21 वर्ष की उम्र में मैंने आदिम जाति कल्याण विभाग में अपनी सेवाएं शुरू की व्याख्याता के रूप में, जो लंबे समय चल के विभिन्न पदों से गुजरती हुई यहाँ तक पहुँची। इन 32 वर्षों में इस सेवा कार्य को संपादित करते हुए मुझे उस बात की तनख्वाह मिल रही है, तो मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा? ये मेरे आपके पहले सवाल का जवाब। फिर दूसरे सवाल का जवाब कि इतना आरक्षण है और ये क्यों कमज़ोर हो जाता है कम्युनिटी फिर भी, और लोगों में आक्रोश है, ऐसा कुछ आप कह रहे थे। उस बात का जवाब ये है कि लोगों को आधी सच्चाई मालूम है आशीष। आरक्षण को कुछ समूह विशेष ने
ऐसा लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि वो दूसरी कम्युनिटी, दूसरे समुदाय को ऐसा लगता है कि वो हमारी योग्यता और हमारी जो हमारे अधिकार हैं उनका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। वस्तुतः ऐसा है नहीं। मैं इन विद्यार्थियों को जो मेरे यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं, वैसे तो सारा युवा समुदाय मेरा अपना है, पर मेरे बच्चे कहती हूँ प्यार से, और वो कनेक्ट भी करता है मुझे अपने हर विद्यार्थी से। क्यों, मेरे संस्थान में एक लिमिट है, मेरी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। मैं समंदर हूँ, पीने का पानी नहीं। तो शासकीय सेवा में होने की वजह से जिस समय जिस उत्तरदायित्व पर मैं बैठी हूँ, उसके आधार पर मेरी जो सीमाएं तय होती हैं, उसमें आरक्षित वर्ग के बच्चों के इन जीवन को, इनकी जीवन यात्रा को, इनके संघर्ष को पिछले 32 वर्षों से मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। सच्चाई वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, इन समुदायों में, हालांकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल गई हैं, मगर शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं हुआ कि लोगों की प्रचलित मान्यताएं और धारणाएं और समाज में रहने के लिए अर्थोपार्जन के तरीके, सोच के तरीके में बहुत बदलाव आया हो। वो बहुत हाँ, थोड़ा अवेयरनेस आया है। इसलिए वो वहाँ काम करने वाला मजदूर, वहाँ वो दिहाड़ी पर जाने वाली माता, वो ये चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़े, स्कूल में जाए, उसे वो समाज में वो सारी प्रतिष्ठा मिले जो उसकी प्रतिभा से उसे मिले। तो ऐसा है, वो आ रहा है अवेयरनेस, और फिर सरकारी योजनाएं बहुत सी चल रही हैं, उसका भी लाभ धीरे धीरे मिल रहा है लोगों को। फिर भी अभी भी उन योजनाओं के सही इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरत है। जैसे कि पीईटीसी का जिक्र आप कह रहे थे, 2016 में मुझे पता चल जाता तो शायद मैं उसका लाभ लेता। तो ऐसे ही जो प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से हो रहे हैं, परीक्षा पर माउथ पब्लिसिटी है, क्योंकि संस्थाएं हैं जरूर, पर इतना उसका लाभ विद्यार्थियों को मिल नहीं पा रहा है। ऐसी बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो आरक्षित वर्ग के लिए चलाई तो गई हैं, पर वहां नहीं पहुंच पाई, और उस तरीके से नहीं पहुंच पाई जैसे पहुंचना चाहिए था। तो इनका एक विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी, अपनी मेहनत के बलबूते पर अगर प्रशासनिक अधिकारी बनता है, तो मैं ये कहती हूँ इनकी पीढ़ियां सुधर गई। हम और आप तो स्पून फीडिंग के साथ हमारे बच्चे हुए हैं, उनको सुविधाएं हैं, उनको परिवेश है, उनके परिवारों को शिक्षा के महत्व के बारे में पता है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन गांव में रहने वाला एक ग्रामीण मजदूर या किसान ये चाहता है कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए। तो वो आकर्षण जो सरकारी नौकरी का और वो सम्मान जो सरकारी नौकरी का है, उसको पाने के लिए बच्चे अपनी जी जान लगा देते हैं। मैं यहाँ आपको और भी रेखांकित कर दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि भाई आरक्षित वर्ग के बच्चों की वजह से हमको इतना घाटा हो गया, अभी 2023 का परसों रिजल्ट निकला प्री का, 81 कट ऑफ गया है जनरल का, और 75 गया है एससी कैटेगरी का। आप बताइए कितने नंबरों का अंतर है? 6 नंबर का। तो 6 नंबर का अंतर उन बच्चों के लिए जो अपने परिवारों से अलग होकर यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में स्वतः तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों मित्रों, जहाँ भी उनको जो ऐसी भी भूमिका में, और वो बच्चा जो आपके घर बैठता है और आपकी माता हम अपने हाथ से नाश्ता, खाना और रात का डिनर तैयार करके देते हैं और गाड़ियों में जाने की सुविधाएं देते हैं अच्छी को, उनसे वो 6 नंबर का प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर सकते क्या? तो ये धारणा गलत है। 81 नंबर में और 75 नंबर में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये धारणाएं गलत हैं। अभी भी उस समाज को वास्तव में बहुत उठाए जाने की ज़रूरत है। और ये जो प्रतिभागी अधिकारी बच्चे बनते हैं, इनसे मैं निवेदन करती हूँ चयन के बाद कि अपना हाथ उनको दीजिए, पकड़ के ऊपर उठाने के लिए, धक्का लगाने के लिए नहीं। तो वो हो रहा है धीरे धीरे, शायद वस्तुतः धीरे धीरे ये परिवर्तन आ जाएगा और एक समय आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी तो वो ज़रूरत है। मैं उसकी पक्षधर हूँ और इन बच्चों के सिलेक्शन में इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनका समर्पण, इनका डेडिकेशन और इनका अपने परिवार के सम्मान को ध्यान में रखकर काम करना इनको सफलता के शिखर तक लेकर जा रहा है।
राइट। आज आप आशीष किसी भी आरक्षित वर्ग के बच्चे और अनारक्षित वर्ग के बच्चे में कोई विशेष अंतर नहीं पाते। आज से 10 साल पहले तक ऐसा था, लेकिन अब आप उसके केवल सरनेम से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके ज्ञान कौशल से आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये एक अच्छा संकेत है कि मैं कहती हूँ फकीरी से हमेशा बादशाहत खौफ खाती है। छोटा सा संस्थान है, इसमें आपके पिछले प्रश्न का भी जवाब है कि बाहर आकर्षक जो संस्थान है और एक छोटा संस्थान है, वो भी अगर काम निष्ठा से कर रहा है तो कैसे परिणाम देता है। एक छोटा सा शासकीय संस्थान निष्ठा से काम कर रहा है, सरकार की योजना है, हमारी बहुत छोटी सी भूमिका है, मगर हमने उसको सरकारी योजना को निष्ठा से निभाया तो ये परिणाम आए। फकीरी से हमेशा बादशाहत खौफ खाती है, फकीरी से हमेशा बादशाहत खौफ खाती है, दिए के सामने आंधी की बेबाकी नहीं चलती। काम निष्ठा से करिए, छोटा अनुष्ठान है पर आपको अच्छे परिणाम देगा। तो आरक्षित वर्ग के बच्चों को भी वही अधिकार है और वो पूरी निष्ठा से काम करते हैं। मैं बहुत मजबूती से उनका पक्ष लेते हुए बाकी समाज को ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कोई ऐसी धारणा है उस वर्ग को लेकर तो उसको तिरोहित कर दीजिए, उनको गले लगाइए, उनको वो सम्मान दीजिए, उनको वो प्यार कीजिए। वो भी आपके बराबर मेहनत करते हैं, वो भी उतने ही प्रतिभाशाली हैं। नाइस, वंडरफुल इनसाइट्स। एक चीज़ मुझे आपसे थोड़ा क्यूरियस हूँ इसको जानने के लिए कि व्हाट इफ़ अगर कोई जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं बट उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए क्या रास्ते होते हैं? जहाँ तक अलका भार्गव और परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की प्राचार्य का सवाल है, अगर हमारे पास जो निर्धारित सीट्स हैं, मुझे इस फोरम पर बोलना चाहिए कि नहीं मैं नहीं जानती, अगर वो निर्धारित सीट्स में वो नहीं पूरी हो पाई और कोई ऐसा विद्यार्थी जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी का है और आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है, पढ़ना चाहता है, तो मैं उसकी काउंसलिंग करके उसको विशेष अनुमति के तौर पर निःशुल्क प्रशिक्षण देने की पात्रता देती हूँ, क्योंकि वो शासन की वो विशेष सुविधाओं का भागी तो नहीं बनता और उसके लिए विशेष मानदेय भी हमें अतिथि प्राध्यापकों को नहीं देना पड़ता। तकरीबन ऐसे 50 विद्यार्थियों की सूची भी है जो इस वर्ग के नहीं होकर भी इस संस्थान की मदद से चयनित हुए हैं और मुझे इस बात को आपके साथ साझा करने में बेहद खुशी है। राइट। तो शासन की कोई ऐसी और योजना चल रही है इन बच्चों के लिए, इसकी मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है आशीष, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। लेकिन हमने निवेदन ये किया है कि इन संस्थानों में, मतलब शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण संस्थानों में भी 10% सीट्स मैं शुरू से कर रही हूँ इस बात को, पर वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि 10% सीट्स आर्थिक दृष्टिकोण से, चाहे वो EWS ना भी हो, अगर वो ऐसे मान लीजिए किसी शिक्षक का बच्चा है, पढ़ना चाहता है, तो क्या उसकी काउंसलिंग करके हम उसको बैठने की अनुमति दे सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर हर एस्पिरेंट जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को सुन रहा होगा या देख रहा होगा, उन्हें बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही उन्हें बहुत सारे इंसाइट्स भी मिल रहे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे इंसाइट्स मिल रहे हैं आपसे जो हर एस्पिरेंट को या मुझे पता होना चाहिए एक शुरुआती दौर में। मैम, साथ ही मुझे जानना है कि एक जैसा आपने बात किया कि आपने साहित्य को लेकर भी काम किया, फिर आप PETC को भी समय देते हैं, फिर आप पर्सनल गाइडेंस भी देते हैं कई सारे बच्चों को, जिसे आपका जिम्मेदारी, आपके पास कॉल आ गया कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप उन्हें समय देते हैं। ये सारा टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? दिनकर जी की पंक्तियां हैं कि अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का रुख मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक अध्याय निश्चित ही जोड़ सकते हो। ये पंक्तियां मैं अक्सर अपने बच्चों को सुनाती हूँ, पर पहले तो खुद के ऊपर लागू करना पड़ेगा। बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने का शौक़ मेरा अपना है, जो मेरे शासकीय उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त काम, जहाँ साहित्य का या संस्कृति का या सामाजिक सरोकार का सवाल है, उसको समय देना, ये मेरे को खुशी देते हैं, ये मेरे को बूस्ट अप करते हैं, ये मुझे एनर्जी प्रोवाइडर
चीज़ें हैं। राइट। और इसको मैं कैसे मैनेज कर पाती हूँ कि मैं अपना जो मानसिक प्रबंधन है उस तरीके का बनाती हूँ। लेकिन यहाँ रेखांकित करना चाहूँगी कि कोई भी महिला ख़ास तौर पर अगर अपने शासकीय उत्तरदायित्वों के अलावा इन जो अपने शौक हैं, हॉबी हैं, जो उसको बूस्टअप रखते हैं, जो उसको रिचार्ज करते हैं, भी जारी रखना चाहती है, तो उसमें उसके परिवार के सहयोग की, बल्कि अतुलनीय सहयोग की ज़रूरत पड़ती राइट। है ना? तो आपके मंच के माध्यम पर से मैं कहना चाहूँगी कि मेरा जो एक बनावट बनी कुम्हार का आकार जो मिट्टी को देता है, वो मेरे माता-पिता की बनाई हुई है। काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे संस्कारित किया। लेकिन कोई भी बीज कितनी भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, यदि उसे ज़मीन अच्छी नहीं मिली, यदि उसे आबो हवा अच्छी नहीं मिली, यदि उसे परिवेश अच्छा नहीं मिला, पानी खाद अच्छा नहीं मिला, तो वो कभी भी एक अच्छे वृक्ष के रूप में बड़ा नहीं हो पाएगा। राइट। तो अगर चलिए मैं बीज अच्छी क्वालिटी का भी हूँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, पर अगर आज मैं कुछ कर पा रही हूँ छोटा मोटा काम, तो मेरा परिवार, मेरे आसपास के लोग मुझे मार्गदर्शन और मुझे उत्साहित और प्रोत्साहित करके मेरी ताकत बढ़ाने वाले आप जैसे मेरे विद्यार्थी, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले मेरे शिक्षक साथी, मेरा अपना छोटा सा स्टाफ, मगर बहुत मजबूत स्टाफ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं अपने जीवन सखा सतीश भार्गव जी का यहाँ नाम लेना चाहूँगी कि उनसे मैंने एक बहुत मजबूत बात सीखी जो ताउम्र मेरे साथ रहेगी। उन्होंने मुझे धैर्य रखना और गिव अप नहीं करना ये सिखाया। मेरे काम बहुत आसानी से हो जाया करते थे आशीष, मगर संघर्ष और निरंतरता कैसे जारी होनी चाहिए, आपको उम्मीद और आशा का दामन कैसे नहीं छोड़ना चाहिए, ये मैंने अपने जीवन सखा से सीखा। तो वहीं मैं अपनी पुत्री से सीखती हूँ कि बहुत सारे काम जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि ऐसे कैसे मैनेज करते, बैलेंसिंग कामों की संतुलन बिठाना, समन्वय बिठाना, वो मैं अपनी बेटी से सीखती हूँ। वो बैडमिंटन खेलती हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, वो एक कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही हैं। तीनों अलग अलग विधाएं हैं, तीनों समर्पण मांगती हैं, मगर उसने वो तरीका उससे मैं सीखती हूँ। और उसमें भी क्योंकि ये चुनाव हमारे हैं, कैसे करें मुंडेरों से गिरने की शिकायत, कैसे करें मुंडेरों से गिरने की शिकायत, शौकिया पतंग भी तो हमने ही उड़ाई थी। तो अगर चुनाव हमारा है तो संतुलन बैठाना भी हमें ही आना चाहिए। आपके फोरम से मैं उन सभी साथियों का, मैं उन सभी शुभचिंतकों का, मैं उन सभी विद्यार्थियों का, मैं उन सभी शिक्षक साथियों का, मैं अपने वरिष्ठ कार्यालय का, जो मुझे नित नई चुनौती को गले लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इस विश्वास के साथ कि ठोकरें खाती हूँ मगर शान से चलती हूँ। ठोकरें खाती हूँ मगर शान से चलती हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलती हूँ। ठोकरें खाती हूँ मगर शान से चलती हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलती हूँ। मुश्किलें तो साज हैं जिंदगी का, आने दो आने दो। मुश्किलें तो साज हैं जिंदगी का, आने दो आने दो। गिरूंगी उठूंगी गिरूंगी, मगर अंत में जीतूंगी ही, ये ठान के चलती हूँ। नाइस। मैम, मैं आपसे इस बारे में भी बात करना चाहूँगा कि कई सारी ऐसी फीमेल एस्पिरेंट्स हैं या मेल एस्पिरेंट्स भी जिनको शादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि जब आप इस सिविल सर्विस के लिए आते हो प्रिपरेशन के लिए, ये जो 4-5 साल आपके होते हैं कैरियर डिसाइडिंग और आपकी लाइफ डिसाइडिंग ईयर्स होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। 18 to 24 में आप बहुत कुछ चीज़ें अप्स डाउन अपने लाइफ की देखते हो, आप दुनियादारी समझते हो। इस समय पे शादी का प्रेशर भी होता है। तो ऐसे एस्पिरेंट्स, और क्योंकि पीएससी की भी इतनी अनसर्टेनिटी रही कि 2019 का रिजल्ट इतना लेट आ रहा है, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर हो गया। तो हम देख रहे हैं कई सारे एस्पिरेंट छोड़ भी चुके हैं तैयारी को। स्पेशली आपका फीमेल एस्पिरेंट्स को पहले एड्रेस कर दीजिए, उनके लिए क्या मैसेज है, और साथ में ओवरऑल एस्पिरेंट जो इस प्रोसेस में इतना लंबा समय तक परेशान हुए हैं उनको भी एड्रेस कर दीजिए। विपरीत परिस्थितियां जिंदगी में वॉशिंग मशीन के तरीके से होती हैं। वॉशिंग मशीन का क्या काम है?
खूब रगड़ना, मांझना और पटकना, और उसके बाद जब व्यक्तित्व निकलता है तो बहुत निखर के बाहर आता है, उसका उजलापन बाहर आता है। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रही महिला एस्पिरेंट्स का सवाल है, तो एक उम्र के बाद माता पिता का दबाव पड़ना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसमें सामंजस्य बिठाने में लड़की को बाहर जाकर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मगर यहाँ कहीं ना कहीं संवादहीनता एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये प्रेशर बढ़ता चला जाता है। अगर आप अपने माता पिता को ये विश्वास दिलाएंगी कि जिस लक्ष्य के लिए आप निरंतरता को यदि बनाए रखती हैं तो वो सपना पूरा होगा जो उसके साथ साथ उनके माता पिता ने भी देखा है कहीं ना कहीं, नहीं तो आप वो सपना पूरा कर ही नहीं सकते थे। तो आप उनको विश्वास दिलाइए कि मैं विवाह जरूर करूंगी, पर मुझे ये लड़ाई कम से कम इतने 1 बरस 2 बरस 3 बरस तक और लड़ने दीजिए, अन्यथा फिर मैं तो आपकी संपत्ति हूँ ही, आपके आदेशों का पालन करूंगी ही। और अब बदल रही हैं धारणाएं आशीष, कैरियर को प्राथमिकता दे रहे हैं, माता पिता भी उसके महत्व को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी समाज में इस बात की बहुत जागरूकता की ज़रूरत तो है। और रही ये 5 वर्षों के कठिन तप की बात, जिसमें ज़िंदगी की सारी उधेड़ बूंद से एक अभ्यर्थी गुजरा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, और जब परीक्षा परिणाम इस तरीके से नहीं आते हैं तो वो दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। मुझे 1-2 विद्यार्थी मेरे ऐसे याद आते हैं जो खूब रोए आकर के, माँ हम घर इसलिए नहीं जा रहे हैं पिछले 3 वर्षों से कि वहाँ जाते हैं तो शादी के लिए बाध्यता, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत और मदद करनी है लेकिन यहाँ से परिणाम नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से मैं घर नहीं गया, इस वजह से मैं अपने पिताजी से दादाजी से नहीं मिला। तो मैं उनसे कहती हूँ कि जाओ, ये परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उनके साथ जादू वाली झप्पी मिलना ज़रूरी है। जितनी तुम व्यथा और पीड़ा से गुजर रहे हो उतना परिवार भी गुजर रहा है। आप मिलोगे तो एक दूसरे के दुख बांटोगे, आप उनको समझा पाओगे कि नहीं, मेरे को ये कोशिश जारी रखनी है, ये मेरे साथ नहीं हुआ है, ये सभी युवाओं के साथ हुआ है, मेरे साथ और भी बाकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आपकी जो संवादहीनता की वजह से गलतफहमियां बढ़ती हैं वो कम होंगी, और आपको जब परिवार का सपोर्ट मिलेगा तो आप दुगनी मेहनत से वो काम कर पाओगे। कहीं ना कहीं उस अवसाद से, उस पीड़ा से निकलने में आपको मदद होगी। उस निराशा हताशा ने जिसने आपको घेर लिया है उससे फाइट करने में आपको मदद होगी। तो प्लीज़ युवाओं से, मेरा सभी युवाओं से, केवल प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं से नहीं बल्कि सारी युवा पीढ़ी से मेरा एक बहुत व्यक्तिगत निवेदन है कि बात कीजिए, अपनों से बात कीजिए, भले विवाद कीजिए मगर संवाद कीजिए, संवादहीनता ना रखें, अपने मन की बात बताएं। आभासी दुनिया जिसको हाथ में लेकर 24 घंटे हम रहते हैं, जो हमारे खाने पीने से भी ज़्यादा हमारी मित्र हो गई है सांसों की तरीके से, वो भी बहुत ज़रूरी है, हिस्सा है। मगर बाहर की दुनिया जिसमें आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके सही मायनों में मित्र, आपके शुभचिंतक, आपके बड़े हैं, आपके गुरुजन हैं, उनसे कनेक्टिविटी बनाइए, उनके साथ बैठिए, श्रवण कीजिए। निःशुल्क विश्वविद्यालय हैं, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप किसी बड़े बाबा के पास बैठ जाओ, वो निःशुल्क विश्वविद्यालय है। बैठिए प्यारे बच्चों, अपनी ज़मीन से, अपनी जड़ों से जुड़िए, क्योंकि जो ज़मीन से जुड़ेगा वही आसमान में उड़ेगा, नहीं तो भरभरा के गिर जाता है आदमी। तो इसलिए अपनी ज़मीन से जुड़ें और संवाद करें, बातचीत करें, अपने मन की पीड़ा अभिव्यक्त करें, अपनी खुशी को अभिव्यक्ति दें, और साथ में परीक्षा की तैयारी तो करेंगे। राइट। मैम, अभी रिसेंटली पीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है, हाँ। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त परेशान हो रहे हैं कि यार 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और सडनली इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया और फिर से कुछ नई चीज़ें देखनी पड़ेगी। हाँ। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार चलो हमारा तो स्टार्ट ही था, जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं तो चलो एक नई चीज़ पता लग जाएगी, हमको पुराना ना पढ़ना पड़े बैकलॉग। सिलेबस को लेकर आपकी अप्रोच क्या है, आपने क्या देखा है, सिलेबस चेंज को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, सिलेबस नया कल ही, मतलब परसों जारी हुआ, कल मैं उसको देख पाई।
जो एक कम समय में जो एनालिसिस मैंने किया, दोनों परीक्षाओं में परिवर्तन हुआ है। लगभग 20% का परिवर्तन प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सिलेबस में हुआ है और 30% के आसपास का परिवर्तन मुख्य परीक्षा को लेकर हुआ है। जहाँ तक प्रारंभिक परीक्षा का सवाल है, जो भी परिवर्तन हुए हैं मैं उनको सकारात्मक मानूंगी, अच्छे परिवर्तन हैं। वो एक सिविल सर्वेंट्स के लिए जो एक सिलेबस बनना चाहिए उस आधार पर हुआ। जैसे 10th यूनिट पूरी चेंज हो गई। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला हिस्सा बच्चों को थोड़ा सा जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आते थे उनके लिए बड़ा तकलीफ देता था, उसको विज्ञान, पर्यावरण और अंतरिक्ष वाली कुछ उसमें एक्टिविटी में जोड़ करके उसको ऐसा बनाया गया है कि हर विद्यार्थी उसको बहुत आसानी से पढ़ सकेगा। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म करके भारत का भूगोल, खासतौर पर मध्य प्रदेश के भूगोल को प्राथमिकता दी गई है। 40% सिलेबस कुछ ऐसा मजबूती से बनाया गया है कि मध्य प्रदेश का जो मूल निवासी है, जो यहाँ का स्थानीय निवासी बच्चा है, उसको इस परीक्षा को क्रैक करने में, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा है, वो यहाँ के हालातों से जुड़ा है, उसको प्राथमिकता मिल पाए। और ये सब सकारात्मक है। परिवर्तन को बहुत सहज स्वीकार्यता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम उसको लेकर के अपने मन में बहुत सारे डर और भ्रांतियाँ पाल लेते हैं। यहाँ मैं एक संदेश अपने विद्यार्थियों को, एज पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि बहुत अच्छा सिलेबस है और अभी तकरीबन 100 दिन का समय हमारे पास में है। जितनी तैयारी आपकी हो गई उसमें से 80% हिस्सा तो आपका वही है, 20% तब्दीली आई है और वो अच्छी तब्दीली आई है, बदलाव आई है। पूरे मनोयोग से, पूरी उम्मीद और पूरी आशा के साथ में और सही मार्गदर्शन में आप तैयारी करेंगे तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। जहाँ तक मुख्य परीक्षा का सवाल है, वो 2023 की जो मुख्य परीक्षा होगी वो पुराने सिलेबस के आधार पर ही होगी। तो जो 2-3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए चिंता का विषय है ही नहीं, क्योंकि पैटर्न चेंज उनके लिए नहीं हुआ। और ये 2024 के जो बच्चे देंगे परीक्षा, मुख्य परीक्षा, तब ये सब फ्रेश बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, तो इनको आनंद आएगा। इनको पता ही नहीं ना पीछे क्या था, आगे क्या होगा। इनके लिए तो यही सिलेबस मुख्य सिलेबस है। राइट। और अच्छा सिलेबस है, बढ़िया सिलेबस है। उसमें 150 नंबर का सोशलॉजी का पोर्शन भी जुड़ा है। साइंस विज्ञान का थोड़ा सा 5 यूनिट कम कर दी गई हैं ताकि सभी बच्चों को बराबर तो। और प्राचीन हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी जड़ें, हमारा इतिहास, हमारा भूगोल, हमारी संस्कृति, इनको प्राथमिकता दी गई है। तो सबको ज़मीन से जुड़ना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि भ्रम से और भ्रांतियों से अपने आप को दूर रखें। मेहनत और का कोई विकल्प नहीं है। अभी अपने पास पर्याप्त समय है। हम मिलजुल कर मन से तैयारी करेंगे और हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। राइट। मैम, जनरली क्वेश्चन में सिर्फ पीएससी ऑफिसर से पूछता था जो लोग सिलेक्ट होकर आते हैं, क्योंकि जैसे 2000 कोई किसी ने 2016 से तैयारी स्टार्ट किया, किसी ने 17 से, किसी ने 18 से, किसी ने 19 से। तो इन्होंने ना 3-4 साल में ना बहुत सारी चीज़ें देख ली है, पीएससी को बहुत करीब से जान लिया है कि पीएससी में क्या बैकलॉग्स है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कहाँ लगता है कि कुछ चीज़ें चेंज होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी और आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हैं जहाँ आपने पीएससी को बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखा है। आपके हिसाब से पीएससी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें बदलाव किया जा सकता है फॉर दी बेटरमेंट ऑफ एस्पिरेंट्स? आशीष, ये एक तो सकारात्मक परिवर्तन तो सिलेबस चेंज होके हो ही गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। उसके बाद पहले कोरोना की वजह से और फिर बाद में कुछ 87-13 का ये जो लड़ाई चल रही थी आरक्षण के मुद्दों को लेकर, काफ़ी बच्चे परेशान हुए। लेकिन सारी चीज़ें अब सकारात्मक हो रही हैं, रिजल्ट धड़ाधड़ आ रहे हैं। 17 दिसंबर को परीक्षा हुई और परसों रिजल्ट आ गया। तो ये सारे सकारात्मक संदेश हैं। और पीएससी अपने बेटरमेंट के लिए, एक तो ये है कि साल भर के अंदर तीनों चरणों की परीक्षाएं हो जाए और उनके रिजल्ट आ जाएं बच्चों के हाथों में। वो हुआ भी 17 और 18 में, हमने एक वर्ष के अंदर तीनों चरणों की परीक्षा करा के रिजल्ट भी दिए। तो वो सिस्टम को थोड़ा सा लाइन पर आने में तो समय लगता है, मगर ये एक उम्मीद की किरण है उन विद्यार्थियों के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी जो लंबे समय से तैयारी करके सिलेक्ट होने के बाद भी इंतज़ार कर रहे थे। तो ये एक जो तब्दीलियां होनी चाहिए वो सारे सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। तो आशा से आकाश तक अगर आपको पहुंचना है तो धैर्य और इत्मीनान से केवल अपने तैयारी में अपना ध्यान लगाइए। बाकी सारी चीज़ें गौण हैं, छोटे समय के लिए हैं।
और सिलेबस का परिवर्तन एक बहुत डायनेमिक चेंज है। और पीएससी में कुछ बोर्ड में कुछ लोगों की भर्तियां और हो जाएंगी, तो इंटरव्यू का जो प्रेशर है या परीक्षाओं का जो प्रेशर है, हालांकि वो शासन का मुद्दा है, हमारा नहीं है, तो भी थोड़ा सा मेन पावर बढ़ेगा वहाँ पर जो कमी है, तो उससे थोड़ी आसानी होगी और परीक्षाओं को कंडक्ट करने में, रिजल्ट निकलने में भी थोड़ी आसानी होगी। तो हम सब मिलकर ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये परीक्षाएं साल के साल हो जाएं, जो हम निर्धारित हमारा पैमाना है, और साल के साल रिजल्ट निकल जाए। आने वाले समय में ये लाइन पर आ जाएगा, ऐसा मैं समझती हूँ, और सारे शुभ ही हों, रामलला विराजेंगे, तो हम सबके जीवन में भी वो राम राज्य जैसा सुकून आ जाए, विद्यार्थियों को भी चैन मिले, नौकरियां मिलें, सही समय पर मिलें, सही समय पर परीक्षाएं हो जाएं, सही समय पर रिजल्ट आ जाएं, और प्रशासन का काम जिसके लिए की नियुक्तियां की जाती हैं वो भी आसानी से चलता रहे। हम सब मिलकर यही दुआ कर सकते हैं। राइट। मुझे टू बी ऑनेस्ट तो आपसे बात करके बहुत मज़ा आया है, बहुत सारे इंसाइट्स आपने दिए, और मुझे ये पॉडकास्ट एंड करने की मेरी इच्छा नहीं है। नहीं, हम दोबारा मिलेंगे इस हाँ जी। बात की उम्मीद के साथ। संवाद को रोकना पड़ेगा क्योंकि अपनी हर चीज़ Right. की सीमा ही है, पर आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि क्योंकि नए वर्ष की शुरुआत जनवरी के महीने में हम बात कर रहे हैं, आज 20 जनवरी का दिन है, 2024 के साल का पहला महीना, और रिजल्ट्स जिस तरीके से आ रहे हैं, नियुक्ति पत्र बच्चों को मिलने जा रहे हैं, तो एक नई आशा, एक नए विश्वास का संचार सब में हुआ है। Right. तो सकारात्मक शुभकामनाएं दूंगी आपको अपनी बात पे विराम लगाने से पहले, कि अपने पाँव से कहो प्रस्थान की आहट सुने, हताशा, निराशा, जो भी प्रतिकूलताएं हैं, अवरोध हैं, मुश्किलें हैं, ठंडापन है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको निराश करती है, उससे कह दीजिए कि जाइए भाई, अपने पाँव से कहो प्रस्थान की आहट सुने, आंगनों से ये कहो दालान की आहट सुने, शाप से कह दो कि अब वरदान की आहट सुने, शाप से कह दो कि अब वरदान की आहट सुने, आंसुओं से ये कहो मुस्कान की आहट सुने, और होठों से कहो उन पर हंसी आने को है, खिड़कियां खोलो सुबह की रोशनी आने को है, फिर तुम्हारे घर तुम्हारी जिंदगी आने को है। तो नई जिंदगी को बाहें पसार के आप स्वागत कीजिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके लिए बहुत कृतज्ञता। आपसे बात करके बहुत आनंद आया और दोबारा मिलने की ख्वाहिश रहेगी। थैंक यू सो मच। इंडियन एस्पिरेंट शो पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई, ख़ास तौर पर आशीष से बात करके ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे उसमें भी अपना एक प्रतियोगी विद्यार्थी नज़र आ रहा है, जिसने इतने सारे युवाओं के लिए एक रास्ता, दिशा देने का रास्ता चुनने के लिए इस विधा को अपनाया। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा भी करती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मार्ग सुझाने का काम एक बहुत अच्छा काम है। मुझे आपके इस पॉडकास्ट पर आकर बहुत आनंद आया। ये मेरे लिए बिल्कुल नए किस्म का अनुभव था और इस वार्ता ने मुझे भी बहुत सारी ऊर्जा से भरपूर कर दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स माई ऑनर टू हैव यू ऑन द शो, क्योंकि जब से मुझे पता लगा कि आपके बारे में मुझे जब से पता लगना शुरू हुआ, शायद वो 2020 के रिजल्ट में जब पहला पॉडकास्ट मैंने प्रशांत भाई के साथ किया, तब से मुझे पता करना शुरू हुआ। फिर मैंने आपको और जाना, और जब से मैंने आपको जाना तब से मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट ज़रूर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। मेरा भी अभिनंदन और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। आई एम श्योर आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। आपने ऐसे कई सारे इंसाइट्स पता किए हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, जिसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लगाकर यूज़ कर पाएंगे, अपनी प्रिपरेशन को और आसान कर पाएंगे। आगे हम और भी कई सारे पॉडकास्ट से लाते रहेंगे। इस एपिसोड को हर एस्पिरेंट तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।